रात को मेरे जेठ जी के कमरे से चीखों की आवाज़ें आती थीं। मेरी जेठानी कब की मर चुकी थी। जेठ जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर मैंने जेठ जी ने जो किया उसे देखकर तो हे भगवान, जब मैंने पहली बार वो दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज़ें सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड टेबल के लैंप को जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति शिवम अभी भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं शिवम की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से शिवम से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे और उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी मैं। मेरी शिवम से लव की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए खुद ही पसंद किया था और वहीं से हमारे फ़ोन पर बातें होने शुरू हो गई थी। हम दोनों ही अमीर ख़ानदान से थे, इसलिए किसी को भी एतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी। उसी रात मैंने हवेली में चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीख की आवाज़ थी, जैसे वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे के बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ें किसकी हैं। कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज में चिल्ला रहा है? लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, तो मैं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी? आधे घंटे की आवाज़ें गूंजती रहीं। उसके बाद शांति सी छा गई थी। मुझे शिवम की नींद देखकर बड़ी हैरत हो रही थी। वो इतने शोर में कैसे सो सकता था? लेकिन कुछ देर के बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं सोच में डूब गई और अब मेरी आंखों में नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो लड़की और वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ ये हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल ही थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं हवेली कुछ दिनों के लिए ही आई हुई थी, क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले मेरी ये बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे यहाँ बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल के जैसे लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी ही नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया और बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह शिवम प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगे, उठ जाइए मैडम जी, ये दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोती रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो शिवम उठ चुका था। शिवम बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वही पहनना है। वो मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम थी। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। शिवम कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आईं और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर ही बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे।
फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों की नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए कब से मेरा इंतजार कर रही थीं। गर्मी और धूप में न जाने कब से बाहर बैठी थी। वो मेरी एक झलक देखने के लिए वहां पर बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, ये हमारे घर की मालकिन है, शिवम की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा रुक नहीं पाई थी। तेज़ धूप ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। शिवम से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वो पूरे दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव के कुछ और ही रस्म रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त गुजारते हैं और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थक के चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और शिवम मुझसे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वो मेरी तरफ प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, शिवम, बस जल्दी से दिल्ली वापस जाने का इंतज़ाम करो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों शिवम की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वो बेड पर टेक लगाकर बैठ गए और कहने लगा, अभी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसको घूरने लगी। शिवम, मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। ये बात तो अच्छी तरह से तुम जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से। यहाँ पर अजीब घुटन का माहौल है। यहाँ पर मैं नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वो किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंख शोर से खुली थी। वही एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और मैंने शिवम को भी जगा दिया। वो मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, शिवम, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर शिवम ने नज़रें चुराईं और कहने लगा, कैसी आवाज़ें? मुझे यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चीखने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन शिवम को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से शिवम की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाज़ है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वो कहने लगा, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वो फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था कि यह आवाज़ सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही थी। इसका मतलब कोई भूत प्रेत। ये सोचकर तो मैं डर के कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं शिवम से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक भी दिन नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह मैंने शिवम से शहर जाने की जिद शुरू कर दी थी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। 2 दिन से यहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और शिवम मुझे ध्यान से देख रहा था। वो बार बार नजरें चुरा रहा था। वो मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कि तुम्हें दे रही हैं, लेकिन उन सायों ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियां यहाँ रह सकती थीं? मुझे शिवम की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे दिल्ली जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने शिवम से पूछा था कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो। ये सुनकर शिवम का चाय का कप हाथ से गिर गया, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। शिवम ने कहा, भाई, जो आपका आदेश। शिवम ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वो अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। फिर वो कहने लगा, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से अपनी चाय ख़त्म की और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई तो मेरे जेठ जी कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया?
मैंने कहा, मुझे अपनी और शिवम की पैकिंग भी करनी है, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी शिवम को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को ये नहीं बताया कि अब ये हवेली में ही रहेगी। ये बात मेरे दिल पर लग गई और मैं आश्चर्य से शिवम की तरफ देख रही थी। वो कहने लगे, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम तक नहीं रखती हैं। तुम यहीं रहोगी, दिल्ली केवल शिवम ही जाएगा। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। शिवम ने पहले ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? उसने यही कहा था कि कुछ दिन मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर के बाद ही शिवम कमरे में आया तो मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो मेरी बात। सुनकर वो मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता, बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं, फिर मैं तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त वो चीखों की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी, मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझसे कहने लगे, तुम चीखों पर ध्यान मत दो, वो जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेगी, ये मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। शिवम की बातों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। शिवम कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतज़ाम करवा दूंगा। वो तुम्हारे साथ रात को इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सिर हिला दिया। शिवम शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई थी। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वो ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा लिया करती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती है वो नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे ये शक होने लगा था कि शायद वो भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर ना में सिर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी ना करिएगा, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी, या फिर मालूम ही हो जाए कि सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब चीखों की आवाज़ सुनी तो ये ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वो आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ से वह आवाज़ें मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। ये आवाज़ें यानी कि मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही थी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं है, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वो कितने बड़े थे। फिर वह आवाज़ में खुद से ही बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरा जेठ और औरतों के साथ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था।
ये उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर वो उसी तरह बैठे थे, मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, शिवम ने फ़ोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, तभी तो रो रो कर आंखें सुजा ली हैं। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि शिवम वहाँ बहुत बिजी है शायद, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया होगा। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्लें देखने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था, दिन में रहम दिल बना रहता था और रात को ये सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने वही आवाज़ दोबारा सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी तो एक 15 साल की लड़की थी, गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे जेठ ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उसे ज्यादा नहीं देख सकती। मैं वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वो रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने शिवम को फ़ोन किया और कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आवाज़ें गांव की मासूम लड़कियों की हैं, जो तुम्हारे पिता जैसे भाई के हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने शिवम से कह दिया। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें मेरे भाई की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। शिवम की बात सुनकर जितनी हैरानी हुई उतनी कम थी। मतलब ये अपने भाई के बारे में ये सारी बातें पहले से जानता था और वो भी उनसे मिला हुआ था। इन सब में मैंने फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि बुरा होता देखकर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे जेठ के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा अंदर से लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि मेरे जेठ कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। जेठ के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे की तरह सजाया हुआ था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात के 1 बजे मेरा जेठ उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर के बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया था। कुछ देर के बाद एक 14 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वो चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाना है। नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर ढकेलकर कमरा बंद करके चला गया। मेरा जेठ एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की जब दरवाज़ा पीट पीट कर थक गई तो मेरे जेठ के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नज़रों से देखते हुए बोला, किसी नीच जाति की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने ज़ुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने ज़ुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। ये कहकर उसने उस लड़की को बड़ी ज़ोर से ज़मीन पर पटका, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया हुआ था और वहाँ खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। फिर मेरे जेठ ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर
जैसे ही उसने उस लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी चीख भी निकल गई। वो तुरंत ही वहां से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वो समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढता, मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई। लेकिन शायद वो मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। फिर मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत सी कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं एक घनी झाड़ी में छुप गई थी। बहुत से नौकर टॉर्च लेकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना भी भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर के बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी, जो कि हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार की दूसरी तरफ देखा तो वो एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भागी जा रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई, तब तक मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई और पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाए हुए रखा। दिल्ली पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त को, जो कि आईपीएस अफसर थे, उन्हें ये वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव के इस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था। मेरे जेठ के साथ साथ शिवम भी पकड़ा गया था। वो गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में बेचते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरे पति दिल्ली में यही काम करते थे और इसलिए वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। मैंने शिवम से तलाक ले लिया था, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।